विद्यालयी शिक्षा की पूरी प्रक्रिया सीखने सिखाने के इर्द गिर्द बुनी हुई है। बच्चे क्या और कितना सीख गए हैं, इसे जानने की प्रक्रिया से हम तिमाही, छमाही या सालाना परीक्षा के रूप में परिचित हैं। परीक्षा की इस परंपरा ने इस मान्यता को प्रबल किया कि पहले सीखना होता है और फिर आकलन, यानी सीखे गए का आकलन। लेकिन आकलन की इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी हो जाती है। पहला, बच्चे निरंतर सीखते हैं, और दूसरा, बच्चों के सर्वांगीण विकास में कुछ खास विषयों से इतर भी अनेक महत्वपूर्ण पहलू शामिल होते हैं। बच्चे हमेशा सीखते रहते हैं, इसलिए आकलन सीखने सिखाने के बीच में ही बुनी हुई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। बच्चों का सीखना और अपनी समझ को विकसित करना भाषा, गणित, विज्ञान जैसे विषयों तक ही सीमित नहीं है। इसलिए एक बच्चे के समग्र विकास के लिए केवल उसकी बौद्धिक क्षमताओं की ओर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक और भावनात्मक पक्षों से भी मिलकर बनता है। इसलिए इन सभी पक्षों को आकलन में शामिल किया जाना चाहिए। आकलन में निरंतरता और समग्रता की इसी आवश्यकता को नाम दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। उत्तराखंड राज्य में 2006-07 में CCE के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश जारी किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हेतु राज्य के दिशा निर्देश बनाने की प्रक्रिया में राज्य में अब तक हुए CCE के कार्य की समीक्षा की गई, तो CCE की समझ को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं। ज्ञान को जांचने का जो माध्यम था वो सिर्फ हमारा एग्ज़ाम होता था, परीक्षाएं। उसके फिक्स पैटर्न होते थे कि आप हमारे तिमाही होते हैं या छमाही होते हैं या हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे एनुअल। कि अधिकतर हम वही चीज़ें पूछा करते थे कि जो रटने पर या याद करने से संबंधित है, और बाकी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता था। इसका मतलब ये हुआ करता था कि भाई अब हर महीने परीक्षा लेनी है और उसका एक आपको टेबल बनानी है परीक्षाओं की। उसके बाद में अंत में इन द एंड ऑफ ईयर आपको बच्चों को उन परीक्षा नंबरों के आधार पर आपको बच्चे को पास कर देना है। उत्तराखंड में CCE के अध्ययन से यह बात समझ में आई कि राज्य के शासनादेश की कुछ सीमाएं हैं और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तय हुआ कि शिक्षकों के साथ मिलकर नए शासनादेश की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके लिए राज्य स्तर पर एक कोर टीम का गठन किया गया। इस कोर टीम में सर्व शिक्षा अभियान SCERT और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सदस्य शामिल थे। इस कोर टीम ने 2 विजनिंग कार्यशालाएं की और 8 राज्यों के CCE फ्रेमवर्क का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। निश्चित किया गया कि राज्य के शिक्षकों के साथ 2 साल लंबी पायलट की प्रक्रिया अपनाई जाए। नवंबर 2011 में शिक्षकों की पहली कार्यशाला के साथ इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। CC की समझ और उसकी वास्तविकता और उसकी आत्मा को लेकर शिक्षकों के बीच में जाना है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास थे, या तो अब CC का हम नया GO निकालें, शासनादेश निकालें, और दूसरा ये था कि वास्तव में पहले समझें, देखें कि CC की जो आवश्यकता है, जो मूलभूत उसकी प्रवृत्ति है, उसको लेकर के हमें हमारे राज्य में शिक्षकों में, शिक्षाविदों में, अधिकारियों में किस तरह समझ उत्पन्न हो। तो उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि एकदम शासनादेश लागू नहीं हुआ। SPO की पेडागोजी सेल ने ये सोचा कि इसको पहले फील्ड में क्रियान्वित किया जाए और तब CC पे कुछ नियम कानून जो है स्टेट की तरफ से दिए जाए। शिक्षक स्वयं इस पे इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनकी यस नो का इसमें ध्यान रखा गया है, उनकी परेशानियों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो शिक्षकों का फॉर्मेट डेवलपमेंट की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, ये इसकी एक खूबसूरती है। और ऐसा बहुत कम स्टेट्स में ऐसा हुआ है। अधिकतर स्टेट्स में जो अपर बॉडीज़ होती हैं, जैसे SCERT है या CMET है या डाइट है,
वहाँ से इन चीज़ों को शुरू किया जाता है। हर लेवल से सब लोगों को लेकर प्रतिनिधित्व शायद शिक्षकों का भी काफ़ी ज़्यादा लिया गया और तब चीज़ों को विकसित करने की कोशिश की गई। कि कई जगहों पे जैसे काम करते वक्त भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी कराई, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ज़्यादा है, ये अधिक है, इस पे तो बहुत काम बढ़ जाएगा और इस तरीके की बात। लेकिन जिस तरीके से इसको करने की अब अपेक्षा हो रही है वो बेहतर लगा है। तो 44 स्कूल के जो एक अध्यापक थे वो पूरे उत्तराखंड में कैसे पहुंचाया जाए, प्रत्येक तक बात पहुंचाई जाए, तो इसके लिए एक मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया कि जिसमें मोटे मोटे तौर पे उन अध्यापकों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, और एक थोड़ा सा गाइडलाइन देने के लिए एक मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया। तो उसमें जो अभी तक किया जो काम हुए हैं वो सारा उसमें थोड़ा विवरण दिया गया और इसी के तहत इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में भी जो है सारे टीचर्स तक पहुंचाने के लिए उसका प्रावधान किया गया। उस पर जो है मॉड्यूल बनाए गए। तो जब 2011 में हम लोग सीसी वर्कशॉप में पहुंचे, उसमें काफ़ी सारे हमें पत्रक भी दिए गए पढ़ने के लिए। फिर आके जब हमने उस नज़रिए से स्कूलों में काम शुरू करा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2011 के उस कार्यशाला के बाद ही एक मोटा मोटा खाका समझ में आया कि वाकई में सीसी वो सब नहीं है जैसे बताया जा रहा था कि भाई महीने के अंत में एक यूनिट टेस्ट ले लेना है और उसके बाद में काम करना है। हमको एक मालूम था कि हमको कुछ डिफरेंट हम जो अभी तक इवैल्यूएशन कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इवैल्यूएशन करने के लिए हमको बच्चों को पूरे प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। लोग वर्कशॉप के बाद यहाँ आए और जब हमें बोला गया कि आप जाके जो है जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप करो वहाँ पर जाके, और लेकिन सिर्फ इतना करना कि जो कुछ भी आप करें उसका एक रिकॉर्ड, चाहे वो रॉ रूप में क्यों ना हो, उसको आप मेंटेन करना। धीरे धीरे करके उसके बाद फिर 6 महीने और फिर दोबारा से पहुँचे वर्कशॉप में हम लोग वहाँ पर। फिर वहाँ ये लगा कि नहीं, इसके अलावा और कुछ भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पेपर पेंसिल टेस्ट से ही हम बच्चे का आकलन करें, कुछ और भी इसमें हम कर सकते हैं। तो वहाँ जाके और शिक्षक साथी जो हमारे थे उनसे भी हमने उनके एक्सपीरियंसेस हमें शेयर करे, तो उसको भी हमने स्कूल में अपने इम्प्लीमेंट किया उसका। हम लोगों ने जब एनसीईआरटी की एक वर्कशॉप हुई नॉर्थ रीजन के अजमेर में, वहाँ पे हमने अपने स्टेट का प्रेजेंटेशंस किया। जब इस तरह के प्रेजेंटेशन हमने दिए कि ये प्रोसेस हमने अडॉप्ट की है और इसमें हमने इंडिकेटर्स को फोकस करके इसमें क्वालिटेटिव रिमार्क्स को लिया है। इसमें हमने मार्क लिस्ट रखा है, नंबर लिस्ट रखा है, ग्रेड लिस्ट रखा है, और ये रिमार्क्स इस तरह से होंगे कि बच्चों पे परीक्षाओं का दबाव ना हो, बच्चों पे किसी अवधारणाओं को रटने का फोकस न किया जाए, बच्चे अपनी समझ स्वयं बना रहे हों, बच्चे अपने तरीके स्वयं निकाल रहे हों और टीचर उनको आसानी से उनको देख रहा हो। तो जो अभी हमने सीखने के बिंदु बनाए थे, मतलब सब लोगों ने मिलकर बनाए थे और इन 3-4 वर्षों में मिले थे, तो उसने सिलेबस को स्थापित करने में बहुत भूमिका निभाई। किताब से हटके अध्यापकों ने उस पर ध्यान दिया कि जो सीखने के बिंदु तय किए हैं इन पे कैसे काम किया गया। तो एक तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि उनका ध्यान गया कि ये बिंदु आए कहाँ से हैं, किताब में तो इतने हैं नहीं। तो फिर उन्होंने खोजा कि हाँ भाई एक सिलेबस कोई चीज़ होती है और मेन सिलेबस है। और ये सारा का सारा इस वर्कशॉप्स की वजह से ही हुआ। जो हम लोग वहाँ पे गए तो शुरुआत में हमको जो भी बेस में बताया था कि नहीं आपको फ्री होकर के करना है, कुछ इंडिकेटर्स की बात की गई थी जिसको हम नहीं समझे थे कि क्या है वो इंडिकेटर्स। जब हमने काम किया तो शुरुआत की तो बहुत कंफ्यूज भी थे, लेकिन उस कंफ्यूजन के साथ जो हमको फ्रीडम मिली और हमने इंडिकेटर्स को लेके धीमे धीमे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई। और वो जब हमने वहाँ शेयर किया तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे कुछ और लेकर के आए थे, उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए थे, सबने अपने अपने तरीके से प्रयोग किया। किसी ने टूल्स पे प्रयोग किया, किसी ने इंडिकेटर्स पे प्रयोग किया, किसी ने प्रोसेस पे किया। और जब मैं इस पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा तो मुझे भी सीसी का वास्तविक मतलब तब समझ में आया जब मैं इसकी डेप्थ में गया। जब हमारी कोर टीम के साथ बातचीत होती थी और वहाँ जब मैं बैठ करके देखता था, सुनता था और इसके कॉन्सेप्ट में बात होती थी, तो स्वयं मुझे लगा कि मुझे भी वास्तव में सीसी, भले ही हम बोलते थे या मैं बोलता था, लेकिन मुझे ही लगा कि सीसी की मुझे समझ ही नहीं है। एक्चुअली मैं जरूर जो हमारी कार्यशाला हुई थी इसके बाद में क्लासरूम में प्रोसेस में हम लोगों ने काफ़ी बदलाव किया। और बदलाव क्या किया है, एक तो हमको फ्रीडम मिली। सबसे बड़ी बात है कि इस वर्कशॉप का मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे
एसपीओ का, जिन लोगों ने फ्रीडम दी कि भाई आपको जैसे परीक्षा लेनी है आप वैसे लीजिए, जैसे आप क्लास में टीचिंग करनी है आप वैसे कीजिए। तो उसका एक फ़ायदा यह मिला कि मैंने अपनी सारी की सारी क्लासों को, चाहे तीसरी चौथी पाँचवीं को, इकट्ठे कंबाइंड करके पढ़ाना शुरू करा और उनके जो भी रिकॉर्ड्स थे मैंने इकट्ठे कंबाइंड लेने शुरू करे। और बात वो अलग है कि मैंने उनको बाद में बाइफरकेट अलग अलग कर लिया कि 3rd 4th 5th का अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्या होने वाला है। वर्कशॉप्स की वजह से बहुत सारे लोग मिले, उन लोग की आपस में बातचीत हुई। जब हमने उनकी बातों को सुना तो हमें लगा कि नहीं, हमको यहाँ नहीं, ये है, ये तो एक फैक्ट है, ये भी एक चीज़ है, इस पे भी हमको, जैसे मान लीजिए मैंने टूल पे काम किया, मैंने सेल्फ असेसमेंट पे काम किया, मैंने कुछ डाटा कलेक्शन में काम किया, बाकी लोगों ने दूसरे टूल्स पे काम किया, दूसरे तरीके के डाटा कलेक्शन पे काम किया, किसी ने बच्चों के साथ रिलेशन पे काम किया। तो वो सारी चीज़ें मिल कर के ही तो हम लोग का इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मतलब कहते वृहद हम लोग का अनुभव बना। एटलीस्ट मैं तो अपने लिए बहुत एश्योर्ड हूँ कि मेरी जितनी अभी तक इतनी मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे से बच्चों को समझ रही हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी था बच्चों को समझने में या रिलेशन को और बनाने में, बढ़ाने में बहुत बचा हुआ था। वर्कशॉप्स की वजह से ही हुआ। तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे अपने आप में उन चीज़ों को देख करके जो हमने विभिन्न वर्कशॉप में देखा गया, उनके साथ बातचीत की, तो पहले सीसी का कॉन्सेप्ट स्वयं में अपना क्लियर हुआ। इन कार्यशालाओं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को एक ऐसी समग्र प्रक्रिया के रूप में समझने की आवश्यकता पर बल दिया गया जिसके 4 हिस्से थे। 1. बच्चों को समझने की प्रक्रिया। 2. सीखने सिखाने की प्रक्रिया। 3. शिक्षक के सशक्तिकरण की प्रक्रिया। और 4. मूल्यांकन में बदलाव की प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए कुल 4 कार्यशालाएं हुई। इनमें शिक्षक साथी सीसीई के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न टूल या तरीकों की सफलता विफलता विस्तार से साझा करते थे। कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। तो अखबार बनाने के बारे में मैंने बात बच्चों से शेयर की कि क्या हम इस तरीके से अपने स्कूल का कोई अखबार बना सकते हैं। तो बच्चे सहर्ष स्वीकार तैयार हो गए कि हाँ, ऐसा हम करके देख सकते हैं। उस अखबार में जब बच्चों ने अपनी कृतियां वहाँ पर चिपकाई और जब हमने उनको पढ़ा तो तब समझ में आया कि पेपर पेंसिल टेस्ट जरूरी नहीं है कि उसी के द्वारा हम बच्चे की मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, कितनी सीखी ने कितनी नहीं सीखी है, या उसी के द्वारा हम बच्चे की कल्पना शक्ति के बारे में जाने कि कितना उसको किसी निबंध लेखन कितना कैसे कर सकता है। तो लगा कि अगर ये वाली प्रक्रिया अपनाई जाए तो इससे भी आकलन कर सकते हैं बच्चे का। मैं कोशिश करता हूँ कि जब बच्चे ऐसे कुछ खेल खेल रहे हों तो उनके साथ में मैं मिलने की कोशिश करता हूँ कि चलो भाई थोड़ी देर मैं भी तुम्हारे साथ में खेल खेलता हूँ। और जैसे वो लोग जो भी नियम कायदे कानून वो लोग बनाते हैं, उन नियम कायदे कानून के साथ में फिर मैं भी। एक तो बच्चों का स्वमूल्यांकन है, उसको रखने में किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक तो हमें तो नहीं आई है। बच्चों ने अपने बॉक्स पेन में वो रखे हुए हैं, बच्चे उसको खुद मेंटेन कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे क्लासरूम में बैठ के उसी को टिक कर रहे होते हैं और उसमें सिर्फ टिक करना है, उसमें कोई लिखना बच्चों को नहीं। सुबह आके वो देखता है कि भाई जो हम फॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि बेटा आज आप नहाए या आपने कोई प्रश्न पूछा, जो उसमें 12-14 पॉइंट दिए हैं उसमें, तो डेफिनेटली बच्चा जानता है। और वो क्योंकि हम उसे ये नहीं बता रहे हैं जबरदस्ती भरना है, वो अपने आप आके बॉक्स फाइल में आके टिक मार के चल निकल जा रहा है चुपचाप। तो लेकिन देख रहे हैं कि उसका फर्क पड़ रहा है बच्चे के अंदर में, वो अपना स्वयं का आकलन अपने आप कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक फॉर्मेट डेवलप हुआ है हमारे सीसी की कार्यशाला में। सेल्फ असेसमेंट तो सबसे ज़रूरी है। हम असेस करके बच्चों को डिसीजन देते हैं। बच्चा खुद अगर अपने आप को जज करने लगता है जिस दिन की यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है या मुझे यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, मैं उसको बताऊँगी। आप ही सोचो, अगर कोई चीज़ फोर्सफुली किसी को बताई जाती है तो वो थोपी सी होती है। हो सकता है वो आर्टिफिशियली ले, हो सकता है उतना सीरियसली ना ले। हम तो डिसीजन बनाने मतलब हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हम सिर्फ उनको हेल्प कर रहे हैं ना। तो सेल्फ असेसमेंट तो बहुत अच्छा टूल है। जैसे बॉक्स फाइल का स्वरूप जो है काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। शुरू में तो बॉक्स फाइल को हम एक बिल्कुल कैजुअल लेते थे कि बच्चे ने जो भी हमको दे दिया अपनी पसंद से किया हुआ वो हमने रख लिया। लेकिन आज बॉक्स फाइल पर जब भी हम वर्क कोई होता है तो उस वक्त हमारे पास एक उद्देश्य होता है
हम सउद्देश्य से उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को करवाते हैं और उससे बॉक्स फाइल में एक मटेरियल हमारे पास आता है और हम वो भी एक तरीके का असेसमेंट चल रहा होता है और हम जानते हैं कि हमने जिस उद्देश्य से बच्चे से उस कार्य को कराया, क्या वो हमारी जो हमारी मांग थी उसको पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। और उसके बाद बॉक्स फाइल से हम जो आकलन कर रहे हैं और बच्चे के स्तर को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक रिपोर्ट कार्ड तक पहुंचा रहे हैं, ये प्रक्रिया जो हो रही है वो सीसी के एक सी को पूरा करता है, जो कंटिन्यूस जो होना है, मतलब एक सतत होने वाली जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहा है। नहीं तो सतत कहीं पे था ही नहीं। हम जो एक पुराना फॉर्मेट था उसमें सामान्य रूप से बीच बीच में एक टेस्टिंग कर रहे थे और टेस्टिंग के बाद फिर वही एग्ज़ाम और फिर वही चीज़ें और एक कुछ दिनों में सीमित असेसमेंट हो रहा था, बस उससे हम बाहर निकले हैं। और ये एक प्रक्रिया हो रही है कि रोज़ वो कुछ ना कुछ कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, उसके हिसाब से एक धारणा बना रहे हैं और उसके हिसाब से उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने जब ये शुरुआत से जो है, तो जैसे ये वो है हमारी दक्षता है, इसके आधार पे मैंने जब इसका शुरुआत जो वर्कशॉप थी शायद मेरे ख्याल सेकंड, उसके बाद मेरे स्कूल में शुरू हो गया था। उसके बाद शुरुआत में ये टूल्स तैयार किए थे। जब हम लोगों ने ये भी, हम लोगों को पता नहीं था कि इसको हम किस रूप में लाएंगे, आगे किस रूप में करेंगे, तो तब ये विकसित किया था कि इससे ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से दक्षताएं लिए और दक्षता के आधार पे छोटे छोटे टूल्स बनाए, है ना। इसके आधार पे हम लोग ये करते रहे कि बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कि जैसे ये है स्थानीय बातचीत, स्थानीय भाषा व हिंदी, ये कक्षा 5 का है ना मूल्यांकन, तो उसमें क्या छात्राओं को भाव व्यक्त करना आता है, क्या छात्र घटना के विषय में बता सकता है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो हमें फॉर्मेट मिले हुए हैं उस आधार पे, जैसे आपको केवल एक क्लास का दिखाती हूँ मैं, ये हो गया क्लास का। इसकी पहली दक्षता है कविता, कहानी, घटना, गीत, लोकगीत को हाव भाव के साथ सुनाना व चर्चा करना। लेकिन मैंने अपने आप में ये सोचा कि इतने में हम टिक कर देंगे तो बच्चे का पूरा नहीं होगा, तो लिया मैंने वही है संबोध, कविता, कहानी, घटना, गीत, लोकगीत को हाव भाव के साथ सुनाना व चर्चा करना। लेकिन अपने आप अपने टीचर्स की मदद से, क्लास टीचर की मदद से छोटे छोटे टूल्स तैयार कर दिया, क्योंकि इतने में हम टिक लगाएंगे तो पूरा नहीं होगा। तो इसमें क्या बच्चा हाव भाव के साथ कविता सुना सकता है? क्या छात्र कविता को स्वयं बना सकता है? क्या छात्र सचित्र कविता बनाकर हाव भाव से सुना सकता है? क्या छात्र गीतों को आरोह अवरोह के साथ सुना सकता है? क्या छात्र लोकगीत को हाव भाव के साथ सुना सकता है? और इसमें सबसे बड़ी बात है, आप प्रत्येक बच्चे का जिसका ये जिस चीज़ का टिक किया है ना, जैसे हमने इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर रखे, हर का प्रूफ मिलेगा उसकी बॉक्स फाइल में। मुझे लगा कि प्रॉब्लम हो रही है, मैं कहाँ लिखूँ, मैं क्या करूँ। उसी समय मुझे नोट करने का मन कर रहा था और जब मैं सब पूरा पढ़ाने के बाद जब मैं उसको लिखने के लिए बैठती थी तो कुछ मिस हो जाता था। तो बहुत ही सावधानी से, जिस समय वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है तो उस समय मेरे पास क्या होता है, मेरी डायरी, छोटी सी डायरी होती है। अगर ऐसा भी दिमाग में कोई आइडिया आया तो ऑन द स्पॉट उसी समय लिखा, उसके लिए डायरी। तो उसकी वजह से मैं फीडबैक लिख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको सभी में लिखना है, लेकिन हाँ आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पिन पॉइंट करना ही है, आपको उसको दिखाना ही है, तो उसको लिखो, वो ज़रूरी है। लेकिन एक नई चीज़ आई है, कमेंट्स लिखना। लिखते थे, कभी नहीं लिखते थे, बहुत अच्छा लिख दिया, कार्य अच्छा लिख दिया, लेकिन एक कमेंट्स को बहुत वैल्यू इसमें दी गई है कि जो कि एक माध्यम भी बन रहा है संवाद का छात्रों के बीच में, उसके अभिभावकों से। कमेंट में हमने ये देखा है कि कमेंट में, जैसा हम वर्कशॉप में एक पूरा एक बात निकल के आई थी कि जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि अभी इस तरह का आदी नहीं है शिक्षक इस तरह के कमेंट्स लिखने का जो आज तक चले आ रहा है। तो अभी कई चीज़ों पे लिख भी पा रहे हैं, कई बार लग रहा है, कई बार थोड़ा बोझिल भी लग रहा है, लेकिन मिला जुला, लेकिन इतना है कि स्वीकारता है जरूर है कि इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। जब हम किसी बच्चे के बारे में टिप्पणी, मतलब कोई भी कमेंट लिख रहे हैं, तो हमें बहुत तवज्जो देनी पड़ रही है इस बात पे कि कहीं कुछ चीज़ ऐसी ना चले जाए जो उसके जीवन भर के लिए एक ठप्पा, एक मुहर की तरह काम करे। लेकिन हमारे लिए एक समस्या ये भी है कि हम लोगों को दोनों पक्ष रखने हैं, बच्चे के अच्छा पक्ष भी रखना है और जो उसमें दिक्कतों वाला पक्ष है वो भी रखना है, और बिना ये एहसास कराए कि उसको इस चीज़ का भान भी ना हो, उसको इस चीज़ से हर्ट भी ना हो बच्चा। हमने एक चीज़ महसूस करी है, जैसे जो बच्चे
हम सोच रहे हैं, जिन्हें हम फेल कर देते थे पहले, सीधी सी बात कहें तो, जिन्हें हम कह देते हैं ये फेल हो गया है, तो उनके लिए जब हम टिप्पणी लिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उनके साथ ही आ रही है आज भी, क्योंकि उन्हें हम फीडबैक किस रूप में दें। यदि हम सही सच लिखते हैं तो सच को स्वीकार कितने लोग करेंगे, क्योंकि सच तो यह है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। अब इस नहीं कर पा रहे हैं को लिखना, और ऐसे लिखना कि उसे एहसास ना हो और उसे ये एहसास भी हो कि हाँ मुझे इसमें मेहनत भी करनी है, तो बहुत जटिल काम है। राज्य के सभी जिलों के 44 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक राजकीय विद्यालयों में सीसीई का प्रोजेक्ट चला। शिक्षक अपनी सुविधा और समझ के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर रहे थे और एक राज्य स्तर की बड़ी टीम के रूप में सीखने के नए अनुभवों का जखीरा बढ़ता जा रहा था। संक्षेप में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए मैं यही कहूँगा कि वो हमारी एक शिक्षण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो कोई अंत में ली जाने वाली परीक्षा नहीं है। आप अपने शिक्षण पद्धति में या आप शिक्षण प्रक्रिया में या उस प्रोसेस में किस तरीके से आप सुधार करें, किस तरीके से आप काम करें कि जो बच्चों को हमें दक्षता हासिल करवानी है वो उसे हासिल हो जाए, बिना उसके ऊपर कोई बोझा डाले, बिना कोई उसके ऊपर दबाव डाले, वो उसको प्राप्त कर ले। और जैसे कि हमको लगता है इन 3-4 कार्यशालाओं के बाद में कि वाकई में बच्चे के अंदर में नैसर्गिक प्रतिभा होती है हर बच्चे के अंदर में, और ज़रूरी नहीं कि उसको हम जो है ये परीक्षाएं वगैरह लेके ही हम उसको निकालें। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं, और सीसीई मूलतः यही है कि आप उसको अपने शिक्षण प्रक्रिया में उसको शामिल करें, इंस्टेड ऑफ कि आखिरी में किसी प्रोडक्ट को निकालने के। या हम पहले बच्चों के बैकग्राउंड तो पहले भी जानते थे, लेकिन उसका कहीं रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं करते थे। लेकिन जब से सीसी की वर्कशॉप अटेंड की है तो हमने एक एक बच्चे का फिर रिटर्न रखना शुरू किया कि इसको क्या आ गया है, क्यों नहीं आया, और कहाँ पर ये बच्चा क्यों अटक रहा है, या उसके लिए फिर अगली एक्टिविटीज हमारी क्या होगी उसको सिखाने के लिए। तो ये बदलाव आया, इससे पहले हम ऐसा नहीं करते थे। हमारी लर्निंग थी कि हम उस तरीके से ना देखें जैसे आज तक देखते आए हैं, क्योंकि जो भी हो रहा था वो बहुत आर्टिफिशियल था। जो सारे दिन भर बच्चे जिस तरीके से रहते थे, पूरे साल भर जितने बच्चे जिस तरीके से रहते थे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो एग्जामिनेशन में होते थे। अब ऐसा नहीं है, वो सब एक ही जैसा है। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि नेचुरली जब हमारे व्यूज़ चेंज हुए तभी तो ऐसा हो पाया। अगर हम ही ने ये चेंज नहीं किया होता तो हम अपने स्कूल्स में क्या लेकर आते, हम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे चल रहे होते। जब हमारे व्यूज़ चेंज हुए तो हमने बच्चों को भी नए नज़रिए से देखा, उनकी लर्निंग को, सबसे बड़ी बात है कि हमने उनकी लर्निंग को अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। जांचने के लिए हम जज बन के बैठ जाएं, हम जज बन के डिसीजन दे दें, ये नहीं हो सकता। ये चेंज आया बहुत बड़ा कि हम कोई जज नहीं है। पहले ये जो सेंटेंस है ना कि बच्चों को अब फेल नहीं करना है, इसको तो अब इतनी पुरानी बात हो गई है, ये बच्चों को फेल नहीं करना है, लेकिन ये अभी भी न टीचर्स में न सोसाइटी में सही रूप में गई है। उसके पीछे एक पर्पज़ है, फेल नहीं करने का पीछे एक पर्पज़ है, क्यों नहीं फेल करना है। वो उसको जब वहाँ तक नहीं पहुँचाया तो पहुँचाने वाले कौन हुए, हम ही तो हुए। तो आप बच्चों उनको पेरेंट्स को बताइए, उनकी एक कंटिन्यूएशन में प्राइमरी एजुकेशन चल रहा है, कहीं पे रोकना उसके लिए हार्मफुल है। और अगर वो कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ तक सीखा है और कहाँ से शुरू करना है। नेक्स्ट लेवल पर वहीं से शुरू होगा जहाँ से छूटा था। तो ये तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट कि कहाँ से छूटा था या क्या छूट गया और क्या पूरा है, या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो कहीं ना कहीं तो नोट डाउन होना चाहिए। तो वो मार्क्स नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को बताना पड़ा, लेकिन बताया तो उन्होंने समझा इस बात को। बच्चों ने अपने बाल अखबार में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ परीक्षाएं नहीं हो रही है ना, परीक्षाएं कब होंगी हमारे यहाँ, ऐसे गार्जियन ने सवाल किए बच्चों से। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा क्या पैटर्न हमारे यहाँ बदल गया है और हम बच्चे की हर चीज़ जो हमने बच्चे को आज तक पढ़ाई है, हम हर चीज़ का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे को वो आया है या नहीं आया। लेकिन जो हम रिजल्ट बना रहे हैं इसमें बिल्कुल आपको क्लियर पता चल जाएगा किन चीज़ों में हमारा बच्चा अच्छा है और कहाँ पर बच्चे को गाइडेंस देने की ज़रूरत है और उसकी क्या रुचियाँ हैं, उसकी क्या आदतें हैं। ये आपसे टाइम तो मांगता है, आपसे डिवोशन भी मांगता है।
आपको सुबह से शाम तक अपना पूरा फुल टाइम बच्चों के साथ लेना है, आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना है। बहुत असर पड़ता है बच्चों की लर्निंग में भी और बच्चों के भविष्य, ये आगे जाके काम आएगा। और ये बच्चे बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं ना, एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे सिटीज़न बनने वाले हैं। मैं तो इसको बहुत अच्छे रूप में देखती हूँ। इन शिक्षकों के लिए सीसीई के असमंजस भरे रास्ते का धुंधलका अब छटने लगा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा का मार्ग कई और शिक्षकों और विद्यालयों की ओर रुख कर रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में वर्णित विद्यालयों का स्वरूप संभव होने की नई उम्मीदें जाग रही हैं, लेकिन किसी भी नए और अच्छे विचार की सर्वस्वीकारिता में कठिनाइयों और चुनौतियों का भी कोई छोर नहीं होता। सीसीई को एक हवा बनाकर थोपा जा रहा है कि सीसीई आ गया, जैसे कि एक शिक्षक के ऊपर नजर रखने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट इजाद कर लिया गया। इस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि जो आ रहा है, तो एक तो हमें सबसे पहले तो समझाने की जरूरत है इस बारे में कि सीसीई ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कहीं आपका मॉनिटरिंग आपको कर रहा हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इस तरीके से ये आपकी मदद करने के लिए आ रहा है। एक बारे में मैं बात करना चाहता था, अगर ये मैसेज हमारा पहुंचेगा हमारा, तो सीसीई चल रहा है हमारा आरटीई के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन राइट टू एजुकेशन को बड़े ही गलत तरीके से विद्यालयों में बताया जा रहा है। राइट टू एजुकेशन का ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं राइट टू एजुकेशन आने से पता नहीं कौन सा हमारे ऊपर में चकड़न आएगी। मजे की बात तो यह है कि राइट टू एजुकेशन में एक प्रावधान है कि एक विद्यालय में मिनिमम 2 टीचर होने चाहिए, और इन लोगों ने उसको ऐसे करा है कि 2 टीचर होने चाहिए। कह रहा हूँ कि भाई सीसीई के साथ में जोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना टीचर की सीसीई आप नहीं कर सकते। टीचर होना बहुत जरूरी है, मैन पावर होनी बहुत जरूरी है। मैन पावर नहीं होगी तो आप इसको जिस स्तर पे आप सोचना चाहते हो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, स्कूलों में जैसा सोचना चाहते हो। छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापक कम है, और छात्र संख्या के सापेक्ष यदि अध्यापक पूरे नहीं होते हैं तो इस सीसी पैटर्न की सफलता में संदेह है, अगर टीचर पूरे नहीं होंगे तो। अब यदि टीचर पूरे हो जाते हैं और जो इसका मानक है कि 30 छात्रों पर एक अध्यापक निश्चित रूप से हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। इसको करना भी कोई खास कठिन नहीं है, और ये बच्चों पर और शिक्षक दोनों की सहायता कर पा रहा है। और जो एक उन्होंने डेवलप करके हमको नो मार्क्स और नो ग्रेड सिस्टम एक दिया है कि भाई हम मार्क्स और ग्रेड सिस्टम में नहीं जाएंगे। बच्चे की स्वयं से तुलना है कि आज वो कहाँ पर था और कल वो कहाँ पर जा रहा है। ये नहीं कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको सपोर्ट गार्जियन का, पेरेंट्स का और साथ में पूरे हमारे विभागीय अधिकारियों का ये सपोर्ट की डिमांड है। सीसी का जो हमारा एक कार्य है, ये हमारा संकेतक आधारित है, इंडिकेटर बेस्ड हमारा जो है ये सीसी का है। जो सुपरवाइज़र जाते हैं या कोई अधिकारी जाते हैं, वो अक्सर शिक्षकों को पूछते हैं कितने पाठ हो गए, कितना किया। तो यहाँ पर थोड़ा पाठ्य पुस्तक से थोड़ा सा हटने की आवश्यकता भी महसूस होगी, और साथ में उद्देश्य होगा कि हम पाठ्यक्रम पर चलें, पाठ्यक्रम आधारित चलें कि कक्षा 1 में, 2 में, 3 में किसी विषय में क्या पाठ्यक्रम हमारा है और उस पाठ्यक्रम पर आधारित क्या हमारे इंडिकेटर्स हैं। और यदि बच्चे ने वो इंडिकेटर अचीव कर ली हैं, टीचर ने वो अपने बच्चों में जो है उन इंडिकेटर्स तक ले गए हैं, तो इन चीज़ों को पूरे विभागीय अधिकारियों के साथ जोड़ना कि आप पाठ्यपुस्तक से हट करके वो जो शिक्षक करा रहा है उसने अगर उसके उन इंडिकेटर्स को अचीव कर लिया है तो आपको उस पर ज़्यादा जो है उसको मोटिवेट करना होगा और ज़्यादा उस पर फोकस करना होगा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, सुख दुख तो जीवन में आते हैं जाते हैं, दुख पहले आ जाए। राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हमारे मॉडल को सराहा गया एनसीईआरटी के द्वारा, और हम लोगों का एनसीईआरटी का पूरा यही प्रयास है कि इसमें हम अच्छा काम करें ताकि बच्चों को और टीचर को जो परीक्षाओं का या पढ़ाने का दबाव है वो कम हो जाए। हम लोगों ने देखा है कि स्कूल्स में जाकर बच्चों ने, टीचर्स ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि सीसी को जो है हम किस तरह से करेंगे। इसको तो हर स्कूल में लागू होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट में हमने जो 44 स्कूल किए थे उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, तो उससे हमें लगता है कि इसको और भी सेकेंडरी लेवल तक इसको ले जाना चाहिए। वर्तमान में हम सीसी पर एक जियो
निकालने जा रहे हैं, एक शासनादेश निर्गत करने वाले हैं, जिसका कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और SCRT, सीमेट, SSA और शिक्षक लोग मिल करके उस जियो के ऊपर चर्चा करेंगे और अगर उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो उस जियो संशोधन के उपरांत उस जियो को हम निर्गत करेंगे। CC का लागू हो जाना शिक्षा में किसी जादुई क्षण के होने जैसा तो नहीं होगा, है ना, लेकिन इस विचार का शिक्षा जगत में बहुत ही महत्व के साथ आने के रूप में तो होगा कि बच्चों को हम बहुत सीमित करके ना देखें और बच्चों को हम एक दिन में देख के उनके बारे में टिप्पणी ना करें, या बच्चों के बीच में और बच्चों के बीच में ये जो भिन्नता है, विविधता है ना, इस सब को किसी एक पैमाने से ना निकालने, यानी एक मशीन के तौर पे ना देखें। तो कुछ बड़े विचार यानी जो शिक्षा में चल रहे थे, उन विचारों के समानांतर एक ज़्यादा सभ्य विचार शिक्षा के पास उपलब्ध होगा इस पूरी प्रक्रिया के चलते। मैंने बच्चों को देखने का नज़रिया जो कह रहे थे सबने कि नज़रिया बदलना चाहिए, वो CC की वजह से हुआ। मुझे तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात की, इतनी सारी ट्रेनिंग्स हो गई, बहुत सारी चीज़ों के बच्चों के प्रति नज़रिया बदलने की बात होती थी, लेकिन CC की वजह से अगर उसको सही ढंग से किसी ने आत्मसात कर लिया तब जाके वो नज़रिया बदलेगा। सबसे अच्छा है टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन बदलेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, इतना ज़्यादा अफेक्शन बढ़ेगा और बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आप उसको बोझ की तरह मत करो, जितना हो रहा है उतना ही करो, पर जितना भी करो उसको बहुत खुश होकर करो, तो बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छा है। पर्सनली जो मैं अपने मन से भी महसूस करती हूँ, CC ने मुझे बच्चों के और करीब आने का मौका दिया है, बहुत करीब, कि आप उसके अंदर झांक सकते हैं। वो शायद बहुत सालों में मैंने कभी महसूस नहीं किया था। समर्पित शिक्षक और उनके समर्पण पर विश्वास करती शासकीय व्यवस्था ने उत्तराखंड राज्य में CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मजबूत आधारशिला रख दी है। आशा है इस आधारशिला पर राज्य की हर विद्यालय के बच्चों के सीखने सिखाने की ठोस इमारत खड़ी की जा सकेगी। जी, परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कि परीक्षा होने वाली है, परीक्षा होने वाली है। जी, पेपर होने चाहिए लेकिन नंबर की नहीं होनी चाहिए। अगर नंबर कम आते हैं तो उनके माता पिता स्कूल से नाम कटाकर जी घर पे उन्हें बैठा देते हैं, घर के काम कराने लगते हैं। ये परीक्षा होनी चाहिए पर इस प्रकार होनी चाहिए कि लगे ना कि परीक्षा हो रही है, और बच्चे डर भी जाते कि परीक्षा हो रही है या फिर हम फेल हो गए तो मम्मी पापा डांटेंगे या मारेंगे, तो उन्हें लगना नहीं चाहिए कि परीक्षा हो रही है। नंबर नहीं देने चाहिए, इससे बच्चे बहुत कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और जैसे कि कुछ ना आए तो उसे सीखने के लिए जी लिखने वाला सही रहता है और जी दिया जाता है, और मेहनत करो, तुम्हें इतना तो आता है, इतना थोड़ा और सीखोगे तुम्हें वो भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आत्महत्या करने से तो बढ़िया वही चीज़ है, और नंबर देने से ही बढ़िया वही चीज़ है। जी, नंबर से ये नहीं मालूम चलता है कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता, और वो जो लिख कर लेते हैं, मतलब उसे पढ़ना नहीं आता तब पढ़ना नहीं आता वहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो दूसरे स्कूल में नाम लिखाने जाएगा तो मालूम चल जाएगा पहले इसे पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, जो भी कमियाँ होंगी उसमें लिखा जाएगा। जिस प्रकार किसी भी स्कूल में मतलब जाएंगे नाम लिखाने, उसमें मालूम चल जाएगा इसे कितना आता है कितना नहीं आता, इसलिए सही है कि लिखा जाए, नंबर ना दे।